नमस्कार। अनमोल साहित्य में आज आपके सामने प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई बेहतरीन कहानी बोध। तो साथियों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गई नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में मुर्शिदी तो कर ली थी, किंतु सदा पछताया करते थे कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं, वह भी इधर से आए उधर से गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम। हमसे तो अच्छे मजदूर ही हैं। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक थे ठाकुर अतिबल सिंह, वह थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे थे मुंशी बैजनाथ, वह तहसील में सियाहे नवीस थे। इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कुछ अधिक न था, तब भी उनकी चैन से गुजरती थी। संध्या को वह कचहरी से आते तो बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास टहलुए थे। घर में कुर्सियाँ, मेजें, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थी। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में रोब था। उन दोनों महाशयों को आता देखकर बनिए उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार से अलग भाव था। 4 पैसे शेर की चीज़ टके में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके इस ठाट बाट देखकर कूदते और अपने भाग्य को कोसते। वह लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। इस पर भी ईश्वर ने उनको इतनी प्रभुता दे रखी थी। यह लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। कभी शेर आधा शेर दूध भेज देते तो कभी थोड़ी सी तरकारियाँ, किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी, यह लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते, यह लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। ये बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थी, मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को यह व्यवहार असहाय लगता था, किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे। उनकी दौलत से कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी अचार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं, बाजार से चीज़ें भी सस्ती लाते। इसलिए बेचारे इस अनीति को विष की घूंट के समान पी लेते थे। इस दुरावस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर आशा न पूरी हुई। अंत में हार कर बैठ रहे। हाँ, इतना था कि अपने काम में त्रुटि न होने देते थे। ठीक समय पर जाते, देर कर घर आते, मन लगा कर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब भी अवसर आता था उनका विशेष ध्यान रखते। परंतु इस विभाग में वेतन वृद्धि उसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता तो कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ कर लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की सलाह की। दूर की यात्रा थी, हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगी। बरसात के दिन सब परिवार जाने में अड़चन थी, किंतु स्त्रियां किसी भी भांति न मानती थी। अंत में विवश होकर दोनों महाशयों ने 1-1 सप्ताह की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बाध्य किया। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। पंडित जी असमंजस में पड़े थे, परंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया तो इनकार न कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा सुअवसर पाकर न रुक सके। बिल्हौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। यह लोग खा पी कर स्टेशन पर आ बैठे।
जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री थे। उस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे, एक कमरे में बैठे। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है। गाड़ियों में जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें केवल 4 मनुष्य थे। वह सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वह उठ जाए तो जगह निकल आए। उन्होंने एक मनुष्य से डांट कर कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? ठाकुर, क्या हमने किराया नहीं दिया है? मुसाफिर, जिसे किराया दिया हो उसी से जाकर जगह मांगो। ठाकुर साहब, जरा होश की बात करो, इस डब्बे में 10 यात्रियों की आज्ञा है। मुसाफिर, यह थाना नहीं, जरा जबान संभाल कर बातें कीजिए। ठाकुर साहब, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया पड़ोसी का अपराध लगाया था, जिसके द्वार से आप नगद 25 रुपये लेकर टले थे। ठाकुर, आहा, आप पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पा जाते। मुसाफिर, और मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की, गाड़ी में खड़ा रहने दिया, ढकेल देता तो तुम नीचे चले जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता न लगता। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठट्ठा मारकर हंसा और बोला, क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे। सोचते थे अगर थाने में होता तो इसकी जबान खींच लेता, पर इस समय बुरे फंसे थे। वह बलवान मनुष्य थे, पर यह दोनों मनुष्य भी हट्टे कट्टे थे। ठाकुर, संदूक नीचे रख दो, बस जगह हो जाए। दूसरा मुसाफिर बोला, और आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाए, इसमें कौन सी हेठी हुई जाती है, यह थाना थोड़ी ही है कि आपके रोब में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान देकर पूछा, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है? जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ। ठाकुर साहब, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी। दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत न देखी होगी, पर आपके मैंने देखी है। इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए, मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज उसकी दवा मिलेगी। यह कहकर उसने पाँव और भी फैला दिए और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहाँ से निकालकर दूसरे कमरे में बिठाया। इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी। सारी रात जगते गुजरी, जरा पैर फैलाने की जगह न थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भर कर रख ली थी। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। फल यह हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़े होने लगी। बेचारे बड़े मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि किसी भांति लेट जाए, पर वहाँ पैर हिलाने की भी जगह न थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी प्रकार जब्त किया, आगे चलकर विवश हो गए। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़े होने लगी। बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि इसी भांति लेट जाए, पर वहाँ पैर हिलाने को भी जगह न थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी प्रकार जब्त किया, आगे चलकर विवश हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े, खड़े न हो सकते थे, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। असबाब उतारा, पर जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर गए। समझ गए कि हजरत आज ज़्यादा चढ़ा गए हैं। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त, बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने यह दशा देखी तो समझा हैजा हो गया। हुक्म दिया कि रोगी को अभी बाहर ले जाओ। विवश होकर मुंशी जी को लोग एक पेड़ के नीचे उठा लाए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई।
किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा। दरोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब से सारा समाचार कह सुनाया और कहा, आप चलकर जरा उन्हें देख लीजिए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर साहब करते थे। सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। दारोगा, तो क्या मुंशी जी को यहाँ लाए? चोखेलाल, हाँ, आपका जी चाहे लाइए। दरोगा जी ने दौड़ धूप कर कर एक डोली का प्रबंध किया। मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए। ज्यों ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। बैजनाथ अचेत तो थे नहीं। आवाज़ सुनी और पहचाना। धीरे से बोले, अरे यह तो बिल्लौर के ही हैं। भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। बैजनाथ, पहचान कर भी इतनी निष्ठुर था? मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया है। चोखेलाल, हाँ, यह सब कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है। फीस? दरोगा जी, अस्पताल में कैसी फीस जनाब? चोखेलाल, वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने वसूल की थी। दारोगा, आप क्या कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। चोखेलाल, मेरा घर बिल्लौर में है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है। साल में 2 बार उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान दाखिल करने जाता हूँ तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूलते हैं। न दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। स्याह ना हो। फिर जनाब, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फ़ीस 10 रुपये। निकालिए, देखूँ दवा दूँ, नहीं तो अपनी राह लीजिए। दारोगा, 10 रुपये? चोखेलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज़ के। दारोगा जी विवश हो गए। बैजनाथ की स्त्री से 10 रुपये मांगे। तब उसे अपने बक्से की याद आई। छाती पीट रोने लगी। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपये न थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फ़ायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपये से कम का न था, बाजार में बेचा गया। तब काम चला। चोखेलाल को दिल में खूब गालियाँ दी। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर में जगह न थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, पर कहीं ठिकाना न मिला। अंत में यह निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए, किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते वहीं यात्री पड़े मिलते। सिवाय खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तरे बिछाए और लेटे। इतने में बादल घिर आए। बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी। गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे। लड़के रोते थे। स्त्रियों के कलेजे काँप रहे थे। अब यहाँ ठहरना दुस्साह था, पर जाए कहाँ? अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता दिखाई दिया। वह निकट पहुँचा तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई, किंतु यह विचार न आया कि कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के रहने की जगह न मिलेगी? वह मनुष्य रुक गया। पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? पंडित जी प्रसन्न होकर बोले, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्हौर में डाक मुंशी रहे हैं। उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ता था। पंडित जी की स्मृति जाग उठी। बोले, ओहो, तुम ही हो कृपा शंकर। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे। कृपा शंकर, जी हाँ, 9वां साल है। मैंने वहाँ से आकर एंट्रेंस पास किया। अब यहाँ म्यूनसिपैलिटी में नौकर हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह रहे। सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। पंडित जी, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारे पिता अब कहाँ हैं? कृपा शंकर, उनका तो देहांत हो गया। माता जी है। आप यहाँ कब आए? पंडित जी, आज ही आया हूँ। पंडों के घर जगह न मिली, विवश हो यही रात काटने की ठहरी। कृपा शंकर, बाल बच्चे भी साथ आए हैं? पंडित जी, मैं तो अकेला ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और मुंशी जी
मेरे पड़ोसी और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, कुल कितने मनुष्य होंगे? पंडित जी, है तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे। कृपाशंकर, नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, चलिए आराम से 2-3 दिन रहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। कृपाशंकर ने कुली बुलाए, असबाब उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने चटपट चारपाइयाँ बिछा दी। घर में पुड़िया पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। हृदय उल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था। उसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया और सब लोग तो खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहृदयता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षा का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। यह लोग 3 दिन तक अयोध्या में रहे। किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने तो उनके साथ धाम का दर्शन कराया। तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई बेहतरीन कहानी बोध। उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।